हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 4th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 टिक 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 और यह है पार्ट 2। इस पेज के पहले वाले क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। रानी हैड ए पेट पपी। आफ्टर 2 वीक्स इट ओपनड इट्स आईज। आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट its first teeth and started eating. After 4 weeks it started walking but still was wobbling, and it had full set of teeth by the time it was 7 months old. After 1 year it was grown up dog and got its own puppies. Now make a timeline of this dog's life in your notebook. So how to write the timeline? We have to draw a straight line. उसमें एरोस डालना है। ऊपर हम लिखेंगे डेट और नीचे उस डेट में क्या घटना घटी। तो सबसे पहले आफ्टर 2 वीक्स द डॉग ओपनड इट्स आईज। आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग। आफ्टर 4 वीक इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वॉबलिंग। आफ्टर 7 months इट गॉट फुल सेट ऑफ टीथ एंड आफ्टर 1 year इट बिकेम ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ओन पपीज। ये है डॉग का टाइमलाइन। नाउ नोट द डिफरेंसेस बिटवीन मुनिया एंड रानीज पपी। इस टेबल में एक तरफ मुनिया का एज लिखना है और दूसरी तरफ पपी का एज लिखना है। सबसे पहले चलना कब स्टार्ट किया इन दोनों ने? मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग व्हेन शी वाज 11 months old, that is after her birth, and the puppy started walking after 1 month of its birth. Ate food for the first time. Munia ate food after 6 months and puppy ate food after 3 weeks. Got the first tooth, Munia after 6 months and the puppy after 3 weeks. Now find out. Do all animals grow at the same speed? क्या सभी एनिमल्स सेम स्पीड में ग्रो करते हैं? नहीं, all the animals grow at different speed. Discuss about the growth of a hen, a cow and a bird. सबसे पहले बर्ड, hen और उसके बाद काऊ को फुल्ली ग्रोन होने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। Draw pictures of baby animals and the big animals. Now look at these three. Here are pictures of grandfathers posing for a photograph. This is elephant Appu's grandfather who is 95 years old. ये चूचू रैट के ग्रैंडफादर है जो 2 साल के हैं सिर्फ, और ये रानी के ग्रैंडफादर है जो 70 years old है। Now first question, how much older is Appu's grandfather than Rani's grandfather? Let's calculate. Age of Appu's grandfather is 95 years old. Age of Rani's grandfather is 70 years old. Then the difference between their ages is 25. यानी कि अप्पू के ग्रैंडफादर 25 years एज बड़े हैं रानी के ग्रैंडफादर से। क्वेश्चन 2, will Chuchu's grandfather ever grow as old as Appu's grandfather? क्या चूचू के ग्रैंडफादर भी कभी 95 years old होंगे? नहीं, क्योंकि रैट्स इतने सालों तक जिंदा रहते ही नहीं हैं। नंबर 3, हाउ मच यंगर इज चूचू रैट्स ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर? लेट्स कैलकुलेट. एज ऑफ रानीज ग्रैंडफादर इज 70 years. एज ऑफ चूचू रैट्स ग्रैंडफादर इज 2 years. सो द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 70 - 2 68 years. इसीलिए चूचू रैट के ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से 68 years छोटे हैं। नाउ लेट्स रीड अ लेटर। बच्चों के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। एक लड़के ने अपनी दीदी को चिट्ठी लिखा। डियर शबाना आपा, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन हियर। माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, दैट इज 1st May 2006. आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5th of May 2006 and I will be back on 20 May 2006 and my school will reopen on 30 June 2006. उसकी दीदी जो नागपुर में रहती है उनको 6th May को ये लेटर मिला। फिर उन्होंने रिप्लाई किया, डियर आतिफ, हेलो, आई एम डूइंग वेल हियर। आई गॉट योर लेटर येस्टरडे। माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1st June 2006 and it will reopen on 10th August. Now write which dates these stand for. 5/5/2006 का मतलब होता है 5 May 2006। वैसे ही 25/2006 का मतलब होता है 20 May 2006। नेक्स्ट वाला है 7th June 2006 और लास्ट वाला है 1st January 2007। जनवरी को हम 1 नंबर लिखते हैं, फरवरी को 2 नंबर, मार्च को 3 नंबर और ऐसे ही दिसंबर तक 12 नंबर होता है। नाउ राइट दीज डेट्स इन नंबर। 1 June 2006 को हम लिखेंगे 1606,
30 मई 2006 को लिखेंगे 3506। 10 अगस्त 2007 को हम लिखेंगे 10807। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर? आतिफ ने अजमेर से 1 मई को लेटर लिखा था और नागपुर में 6 तारीख को पहुंचा, मतलब इट टुक 5 days फॉर द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस? लेट्स कैलकुलेट। आतिफ अपनी नानी के घर जाएगा 5 तारीख को 5 मई 2006 एंड ही विल रिटर्न ऑन 20 मई 2006। तो फिर अगर आतिफ 5 तारीख को घर से निकलेगा तो फिर हम गिनना स्टार्ट करेंगे 6 तारीख से। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आतिफ नानी के घर 15 डेज रहेगा। इसे निकालने का एक और तरीका ये है कि हम 20 मई से 5 मई को माइनस करेंगे तो भी हमें सेम आंसर आएगा। आंसर इज 15 डेज। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। राइट द डेट्स फॉर शबानाज हॉलीडे एंड आतिफ्स हॉलीडे। शबाना के हॉलीडे स्टार्ट होंगे 1 जून को और चलेंगे 10 अगस्त तक। सो लेट्स कैलकुलेट शबाना को कितने दिनों की हॉलीडेज मिल रही है। वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 जून टू 10 अगस्त। 1 जून से पूरा जून का महीना, नंबर ऑफ डेज इन जून इज 30 डेज, नंबर ऑफ डेज इन जुलाई इज 31 डेज और उसके बाद अगस्त का महीना 1 तारीख से 10 तारीख तक 10 दिन, टोटल हुए 71 डेज। आतिफ के हॉलीडे स्टार्ट हो रहा है 1 मई से और चलेगा 30 जून तक। लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 मई टू 13 जून। मई के महीने में 31 डेज और पूरा जून है 30 डेज, सो टोटल इज 61 डेज। सो नाउ टेल मी हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडेज, शबाना और आतिफ? शबाना, बिकॉज उसे 71 डेज ज़्यादा दिनों का हॉलीडेज मिला है। नाउ विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन योर स्कूल? फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे मैंने मेरे स्कूल के हिसाब से लिखा है। समर हॉलीडेज 2 मई से 19 जून तक था, 49 डेज। ऑटम ब्रेक भी 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 10 डेज का था। विंटर ब्रेक भी 10 डेज का होता है और हॉलीडेज आफ्टर एग्जाम इट वॉज फॉर 16 डेज। नाउ लेट अस लर्न टू रीड द डेट्स which are written on food packets, that is best before date and the manufacturing date. On 15th May 2006, Chandran went to a shop to buy butter. He checked the packet to see if this butter was safe to eat. It was written on the packet best before 180 days from the date of packing. मतलब वो बटर जिस डेट में पैक हुआ था उस दिन से 180 डेज के बीच में अगर वो बटर खाएगा तभी वो बटर सेफ है। उसके बाद बटर खराब हो जाता है और अगर हम खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। देन ही चेक द डेट ऑफ पैकेजिंग, इट वॉज 15/1/2006। विच मंथ वॉज द बटर पैक्ड? नंबर 1 मंथ जनवरी मंथ होता है। विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15 जनवरी 2006? उसके लिए हमें 15 जनवरी 2006 से बाकी के मंथ्स के दिनों को ऐड करके देखना पड़ेगा कि 180 डेज कितने महीने में पूरा होता है। सो लेट्स काउंट। जनवरी में 15 को पैकेजिंग हुई थी, मतलब 15 के बाद वाले डेट से हमें काउंट करना है और देखना है जनवरी में कितने दिन बाकी बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जनवरी में 16 डेज बचे हुए हैं। उसी तरह फरवरी में भी 28 डेज, मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज, मई के महीने में 31 डेज, जून में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज। इन सबको ऐड करने के बाद हमें मिलता है टोटल 197 डेज, जो कि 180 डेज के थोड़ा ज्यादा ही है, मतलब इसी महीने तक ही हमारा बटर चलेगा। 180 डेज जुलाई के महीने में ही पूरा होगा। सो विच मंथ विल इट बी? 180 डेज आफ्टर 15th of January, it will be July month. Can Chandran eat it on 15th May 2006? Yes, क्योंकि बटर खराब तो जुलाई के मंथ में हो रहा है और मई मंथ जुलाई के पहले आता है, मतलब हम बटर को खा सकते हैं। नाउ फाइंड आउट विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विथ एन एक्सपायरी डेट। ऑन अ कफ सिरप इट वॉज रिटन MFG डेट। MFG डेट मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट। ये वो डेट होता है जिस दिन वो सामान तैयार किया गया था, द डेट ऑन विच द थिंग वॉज मेड। इस कफ सिरप में वो डेट लिखी हुई है जुलाई 2003। और एक दूसरा डेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है जो है EXP डेट।
ये होता है एक्सपायरी डेट, द डेट आफ्टर विच अ थिंग शुड नॉट बी यूज्ड। जिस डेट के बाद वो सामान खराब हो जाता है और हमें यूज नहीं करना चाहिए। कफ सिरप को ध्यान से देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट जुलाई 2003 और एक्सपायरी डेट जुलाई 2005। नाउ क्वेश्चन, व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटन एज 0705? 07 जुलाई होता है और 05 2005 होता है। जब भी हम ऐसा नंबर लिखते हैं तो लेफ्ट साइड वाला नंबर मंथ को बताता है और राइट साइड वाला नंबर ईयर को बताता है। और अगर हमें डेट लिखना होता है तो फिर हम उसको मंथ के और लेफ्ट साइड लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सेप्टेम्बर? नो, इट वोंट बी सेफ, क्योंकि कफ सिरप जुलाई तक ही सेफ रहेगा। जुलाई के बाद से कफ सिरप खराब हो जाएगा और सितंबर का मंथ जुलाई के बाद आता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट 12 hours and 24 hours clock time. टुनटुन मिस द ट्रेन। टुनटुन अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर समर वेकेशंस में अपने ग्रैंडमदर के घर पे गई थी, जहाँ पे उसे बहुत मजा आया। अब टाइम हो चला था वापस आने का, लेकिन टुनटुन वापस नहीं आना चाहती थी। मम्मी ने बोला अपना बैग वैग पैक कर लो, 5:30 इन द इवनिंग हमारी ट्रेन है। बट गेस व्हाट, दे मिस द ट्रेन। टुनटुन एंड हिज पेरेंट्स रीच्ड द स्टेशन एट 5:15। बट गेस व्हाट, दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन। ऐसा कैसे हो गया? ट्रेन तो 5:30 को था, वो पहुंचे थे 5:15 को, मतलब पहले पहुंचे थे। लेकिन एक्चुअली ट्रेन 5:30 इन द मॉर्निंग था, इवनिंग नहीं, इसीलिए ट्रेन मिस हो गया था। उसके पापा ने स्टेशन मास्टर को पूछा, बट स्टेशन मास्टर सेड दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग सर। उसके पापा को समझने में थोड़ी गलती हो गई थी। द रेलवेज विल राइट 17:30 फॉर 5:30 इन द इवनिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवेज 24 आवर्स क्लॉक को मानते हैं। तो फिर हम देख लेते हैं 24 आवर्स क्लॉक क्या होता है। यू ऑलरेडी नो दैट मॉर्निंग इज रिटन एज AM एंड आफ्टरनून इज रिटन एज PM। सुबह के समय को हम AM लगाते हैं और दोपहर के बाद के समय को हम PM लिखते हैं। हम शुरू करते हैं सुबह के 6 बजे से, जब हम नींद से उठते हैं और स्कूल के लिए रेडी होते हैं। 12 आवर्स क्लॉक में सुबह के 6 बजे को 6 AM लिखते हैं और 24 आवर्स क्लॉक में 6 आवर्स। सुबह के 7 बजे को 7 AM और 24 आवर्स क्लॉक में 7 आवर्स। 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM तक सेम रहता है। उसके बाद 12 बज जाते हैं, दोपहर का समय हो जाता है और दोपहर के समय 12 बजे से हम PM लिखना शुरू कर देते हैं। चेंज शुरू होता है दोपहर के 1 बजे से। हम 12 आवर्स क्लॉक में दोपहर के 1 बजे को लिखते हैं 1 PM और 24 आवर्स क्लॉक में उसे हम लिखते हैं 13 आवर्स। दोपहर के 2 बजे 12 आवर्स क्लॉक में लिखते हैं 2 PM, 24 आवर्स क्लॉक में लिखते हैं 14 आवर्स। उसी तरह दोपहर के 3 बजे 24 आवर्स क्लॉक में लिखते हैं 15 आवर्स। दोपहर के 4 बजे 24 आवर्स क्लॉक में लिखते हैं 16 आवर्स। 5 PM को 17 आवर्स, 6 PM को 18 आवर्स, 7 PM को 19 आवर्स, 8 PM को 20 आवर्स और उसी तरह 10 PM और उसी तरह 9 PM, 10 PM, 11 PM तक 23 आवर्स लिखते हैं। फिर जब रात के 12 बज जाते हैं तब हम फिर से चेंज कर लेते हैं और PM से AM कर लेते हैं। रात के 12 बजे 12 AM 24 आवर्स क्लॉक में लिखा जाता है 2400 आवर्स। और जब रात के 1 बजते हैं तो 24 आवर्स क्लॉक में उसे लिखते हैं 1 आवर। उसके बाद रात के 2 बजते हैं 2 AM, रात के 3 बजते हैं 3 AM, रात के 4 बजते हैं 4 AM, उसके बाद 5 AM 6 AM हो जाता है और आपकी नींद पूरी हो जाती है। इसी तरीके से हम लिखते हैं 12 आवर्स क्लॉक को AM PM में और 24 आवर्स क्लॉक को आवर्स में, जिसमें चेंज शुरू होता है 1 बजे से, जिसे हम लिखते हैं 13 आवर्स। तो अगर टुनटुन की ट्रेन शाम के 5:30 यानी कि 5:30 PM थी तो फिर रेलवेज उसे 17:30 आवर्स लिखेगा। नाउ वी विल फिल इन द टेबल। 3 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 3 बजे हम 24 आवर्स क्लॉक में क्या लिखते हैं? याद कीजिए, हम दोपहर के 12 बजे के बाद जब 1 बजते हैं तब हम 12 के बाद 13 लिखना स्टार्ट करते हैं, 13 आवर्स। तो फिर 3 बजे क्या होगा? 13, 14, 15 होगा, 15 आवर्स। शाम के 6 बजे क्या लिखेंगे? रात के 9 बजे 21 आवर्स और रात के 12 बजे 24 आवर्स। नाउ टेल मी, सपोज अ ट्रेन लीव्स एट 8:30 एट नाइट। रात के 8:30 बजे अगर कोई ट्रेन छूटेगी तो रेलवे टाइम टेबल पे क्या लिखा होगा? 20:30 लिखा होगा। You must have noted the time of sunrise and sunset. Write the time in the table. Time of sunrise will be 6 AM and time of sunset will be 6 PM. Where have you seen 24 hours clock being used?
यूजुअली एयरपोर्ट टाइम टेबल, रेलवे टाइम टेबल और बस के टाइम टेबल में 24 आवर्स क्लॉक का टाइम यूज होता है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू कमेंट मी। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड और भी बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.